हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे UGC नेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो उसको हम यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम दिसंबर 2018 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक पहले कंप्लीट कराऊं तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए उस बुक का नाम। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस बुक को पहले कंप्लीट कराने की। और यदि आप चाहते हैं कि इस बुक के मैं सारे वीडियो आपको एक साथ दे दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी जिससे कि आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणिक स्थल से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थिपंजर से युक्त समाधान निकले हैं? तो ये हो जाएगा मेहदरा और शराय नाहरार। इन दोनों स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थिपंजरों के अवशेष या समाधान प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहदरा से एवं सराय नाहरहाट से। मध्य पाषाणिक स्थल से अस्थिपंजरों से युक्त शवाधान प्राप्त हुए हैं। इनमें से प्रमुख रूप से प्रतापगढ़ जनपद मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित मेहदरा है। सराय नाहरहाट का महत्वपूर्ण स्थल भी है। यहाँ से युक्त शवाधान के अतिरिक्त 15 मानव कंकाल और 8 घृत चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ की कब्रों समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर ही स्थित हैं। नेक्स्ट आती है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से ऊंट की अस्थियां प्राप्त होती हैं? तो जो ऊंट है उसकी अस्थियां प्राप्त होती हैं कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज 1951 में अमलानंद घोष ने यहाँ से मुख्य रूप से जोते हुए खेत, युगल समाधान, ऊंट की अस्थियां, अग्निकुंड और अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। नगर टीले से अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आता है, ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में किन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती के स्थिति का बोध किया जाता है? तो ये किया जाता है यमुना और शताद्री के बीच में। ऋग्वेद की नदी स्तुति सूक्त में यमुना एवं शताद्री सतलज नदी के बीच में वैदिक नदी सरस्वती के आधुनिक नाम घग्गर और उसकी गणना उस समय की प्रमुख नदियों में से की जाती है। नेक्स्ट आते हैं, महाजल प्रवल की कथा, जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, किस ग्रंथ से उपलब्ध होता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख मिलता है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लवन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरुरवा, उर्वशी आख्यान, राम कथा, अश्विन कुमार द्वारा चमन ऋषि को यौवन दान का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण का लेखक महर्षि याज्ञवल्क्य को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में इतिहास पुराणों को पंचम वेद कहा गया है? तो ऐसा कौन सा इतिहास पुराण है जिसको पंचम वेद कहा जाता है? तो उसका नाम है छंदोग उपनिषद। इतिहास पुराण में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अतिरिक्त पंचम वेद छंदोग उपनिषद को माना जाता है। यह सामवेद का उपनिषद है। छंदोग उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में है। इसमें 3 आश्रमों, ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच में व्याख्यान संवाद का विवरण भी मिलता है। इनके बीच में उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच में जो व्याख्यात संवाद होता है उसका वर्णन भी हमें मिलता है छंदोग उपनिषद में। नेक्स्ट आते हैं, याज्ञवल्क्य और मैत्रेय को दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित हैं? तो इन दोनों के जो दार्शनिक संवाद हैं वो दिए गए हैं बृहदारण्य में। मतलब छोटे में तो होगा नहीं, बृहद में होगा तो बृहदारण्य में रखा गया है। यजुर्वेद
के प्रमुख उपनिषद वैदरायण उपनिषद, कंठोप उपनिषद, ईशोप उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद है। वैदरायण उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी अर्थात मैत्री के दार्शनिक संवाद का वर्णन है, जबकि कौशिकी ऋग्वेद का उपनिषद है तथा छंदोग उपनिषद सामवेद का उपनिषद है। छंदोग उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, जिसमें देव की पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि गौतम बुद्ध पुनर्जन्म विश्वास करते थे, तो ये सही है कि गौतम बुद्ध पुनर्जन्म विश्वास करते थे और इनकी जो पहले की जन्म की कथा है वो जातक कथाएं कहलाती हैं। इन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, तो ये भी सही हो जाएगा कि इन्होंने जो शाश्वत आत्मा है उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। दोनों ही सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। बुद्ध ग्रंथ ब्राह्मण जात सूत्र में इनकी संख्या 62 है। जैन ग्रंथ सूक्त कृतांग में 368 बताई गई है। बौद्ध धर्म के प्रतीक प्रमुख गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, परंतु इन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म मुख्यतः अनीश्वरवादी है और बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया था। नेक्स्ट आते हैं श्रावस्ती में मोकली गोशाल अधिकांशतः हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे। वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? तो जो महिला थी वह कुम्हार थी। मोकली गोशाल 6वीं शताब्दी के उस प्रमुख आजीवक संप्रदाय थे जिन्हें नास्तिक परंपरा के सबसे लोकप्रिय आजीवक संप्रदाय का संस्थापक 24वें तीर्थंकर और नियतिवाद के प्रवर्तक दार्शनिक माना जाता है। ये महावीर और बुद्ध के समकालीन थे। गोशाल अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार श्रावस्ती और अनेक स्थानों पर किया करते थे। निवास के लिए श्रावस्ती में हलाहल नामक महिला की कार्यशाला में ठहरते थे, जो एक कुम्हार की महिला थी। मोकली गोशाल के 6 प्रमुख शिष्य थे जो इस मत को प्रचारित और प्रसारित करते थे। नेक्स्ट आते हैं बौद्ध संघ में कठिन समारोह संबंधित था। तो कठिन समारोह का संबंध किससे था? यह वस्त्र विवरण से संबंधित है। वस्त्रों का वितरण करना मतलब कठिन समारोह हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने बुद्ध संघ की स्थापना की, जिसमें हर व्यक्ति जाति या लिंग के भेद के बिना प्रवेश कर सकता था। बुद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए उसके सदस्य को इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह और श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध संघ का सुगठित प्रचार बुद्ध के जीवन काल में मगध, कौशल, मध्य एशिया, श्रीलंका में फैला। वर्तमान में श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान में बौद्ध धर्म प्रचारित है। बुद्ध संघ में कठिन चीवर समारोह वस्त्र विवरण से संबंधित था। नेक्स्ट आते हैं भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ 2 राजा शासन करते थे? तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर महाजनों की एक समिति के साथ 2 राजा शासन करते थे, उनका नाम हो जाएगा पत्तल। एक पत्तल में 2 राजा खाना खा रहे हैं, बस पत्तल। सिकंदर मैसिडोनी ये क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। इसके भारत आक्रमण के समय कुल 28 स्वतंत्र शक्तियाँ थीं, जो कि पंजाब सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थीं। इसमें मुख्य रूप से शोभूति जो कि सुफाइट्स राज्य, झेलम का तटवर्ती राजतंत्र था। दूसरा शूद्रक व्यास नदी के तट पर बसा हुआ गणराज था। तीसरा पत्तल जो राजवंश सिंधु नदी के डेल्टा में बसा हुआ था। पाटल की इसकी राजधानी थी, पत्तल की राजधानी थी पाटल। स्पार्टा के समान ही द्विराज प्रथा भी थी।
जिस पर एक समिति के साथ 2 राजा शासन करते थे। पूर्व झेलम और चेनाब नदी के बीच में स्थित था। देखो हम इनको याद करते हैं, जैसे शुभूति मतलब इनकी ऐसी भूति है जो कि झेलम भी नहीं झेल पाई, तो शुभूति झेलम के तट पर स्थित हो जाएगा। शूद्रक का संबंध किससे है? ब्यास से है, तो इन ब्याज ले लिया शूद्र ने, तो शूद्रक का संबंध है ब्यास नदी से। नेक्स्ट आती है पाटल, ये सिंधु नदी की पटली पर था, मतलब वो एकदम डेल्टा में बसा हुआ था पाटल, और ये स्पार्टा के समान द्वि राज्य प्रथा पर बिलीव करते थे, मतलब एक समिति और 2 राजा राज कर रहे हैं। पूर्व झेलम और चेनाब नदी के बीच में बसा हुआ था। नेक्स्ट आते हैं अशोक का समकालीन विदेशी राजा तुर्मय कहाँ का शासक था? जो तुर्मय है वह मिस्र का राजा था। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत के सभी लोग यूनानी राजाओं को भूमध्य सागर तक भेजे थे। इसके स्तंभ पर इसके यूनान से उत्तर अफ्रीका तक के बहुत से समकालीन यूनानी शासकों के नाम मिलते हैं। इसमें याक्तियोको जो कि सीरिया के यांतियोकस द्वितीय, थियोस तुर्मय मिस्र के टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फियस अक्तिकिनी यूनान के एंटीगोनस द्वितीय, अलिक सुदारो स्पाइरस के अलेक्जेंडर द्वितीय, माँ का सस्टीन लीविया के मगस के शासनकाल के प्रमुख दूत थे। नेक्स्ट आते हैं एक कुषाण देवकुल, जहाँ राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियाँ रखी जाती थी, कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा माठ में। कहाँ पर स्थित है? माठ में स्थित है। कुषाण मध्य एशिया में पश्चिम चीन के यूची जनजाति से थे। कुषाण शासकों ने कुजलकटफिशस, बिमकटफिशस, कनिष्क प्रमुख थे। इस काल में माठ क्षेत्र में राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियां रखी जाती थी। कुषाणों ने एक मिश्रित संस्कृति को बढ़ावा दिया था। इनके सिक्कों पर बने हुए देवी देवता यूनानी, रोमन, ईरानी और भारतीयों के द्वारा समझा जा सकता है। इनकी जो चित्र अंकन है इनसे समझा जा सकता है कि इन्होंने मिश्रित संस्कृति को बढ़ावा दिया था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में उल्लिखित दक्षिण पथ के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन थे? तो अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि दक्षिण पथ में थे प्रतिष्ठान और तगर से संबंधित है। सातवाहन काल के आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार उन्नति पर था। पेरिप्लस टॉलमी के भूगोल और सातवाहन लेख मुद्राओं से व्यापारिक प्रगति की सूचना मिलती है। व्यापार वाणिज्य को शासकों द्वारा पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती थी। देश के भीतर पैठन अर्थात प्रतिष्ठान, तगर, जुनार, नासिक, वैजंती और धान्यकीटक आदि अनेक व्यापारिक नगर थे। गोलकोंडा, हैदराबाद, तगर एवं पैठन से मार्ग भरूच को जाता था। भरूच पश्चिम भारत का प्रमुख मांडी था, जबकि प्रतिष्ठान तगर, मथुरा, उज्जैनी जैसे प्रमुख स्थल दक्षिणापथ प्रतिष्ठान के अंतर्देशीय बाजारों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो पैठन, तगर, मथुरा, उज्जैनी ये दक्षिणापथ प्रतिष्ठान के अंतर्देशीय बाजारों का प्रतिनिधित्व करते थे। नेक्स्ट आते हैं प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है? तो जो प्राचीनतम अजंता चित्रकला है वो देखने को मिलती है गुफा संख्या 9 में। अजंता गुफा महाराष्ट्र भारत में स्थित 29 गुफाओं को काटकर बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं, जो कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई थीं। यहाँ से बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकला के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं, परंतु अब केवल 7 गुफाएं जिसमें 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 19 के चित्र अवस्थित हैं। इसमें 16, 17 और 19 गुप्तकालीन की हैं। अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 सबसे पुराने वाकाटक वंश के हैं। तो 9 और 10 को अच्छे से काटा है, वाह क्या काटा है, तो उन 9, 10 वाकाटक वंशी हैं और गुप्त हो गए हैं। 16, 17 सब बच्चे गुप्त ही हो जाते हैं, तो 16, 17, 19 में गुप्तकालीन
के समय बनाई गई हैं, जबकि जो गुफा संख्या 1-2 है वह पुलकेशिन द्वितीय के काल में बनी थी। मतलब पुल 1 या 2 भी बना दिए गए, एक यहाँ बना दिया, एक वहाँ बना दिया, तो 1-2 पुलकेशिन द्वितीय के समय की हैं। और 16वीं जो गुफा है उसकी चित्र मरणासन राजकुमारी का चित्र अत्यंत सुंदर है, और 7वीं गुफा के चित्र को चित्रशाला कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है वो बताइए। इसमें हमें पूर्व गुप्तकालीन दक्षिणापथ के शासक और उनके राज्य बताने हैं। ओके, सबसे पहले आते हैं दमन। दमन का संबंध है एंडरपल से, दमन कर दिया एंडरपल। हस्तिवर्मन का संबंध है वेगी से। मंटराज का संबंध है पलक से, तो ये गलत हो जाएगा। और नीलराज का संबंध है अवमुक्त से। मुक्त हो जाओगे भैया, नीलराज पता चल गया तुमने, जहर पी लिया नील तो बिना राज पता चला है तुमने, नीला रस पी लिया तो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे। तो अवमुक्त का संबंध है नीलराज से। कौन सा गलत है, मंटराज पलक से संबंधित है, ये गलत है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रतापी शासक था। इसने उत्तर भारत आर्यवर्त के 9 शासकों को पराजित किया था। पराजित राजाओं में अच्युत, नागसेन, गणपति नाग प्रमुख थे। इनके दक्षिणापथ में 12 शासकों को भी पराजित किया था। उत्तर भारत में किए थे पराजित 9 शासकों को, और दक्षिण में 12 को किया था। दक्षिणापथ के 12 कौन कौन से हो जाएंगे, कौशल, महाकांतर, कोराल, पिष्टपुर, एडरपल, कांची, अवमुक्त, बेंगी, पलक, देवराष्ट्र और कुंठलपुर। इसका दक्षिण अभियान कांची तक पहुंच गया था। इसके नाम और क्षेत्र का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसमें जो प्रश्न दिया गया है मंटराज, ये पलक से संबंधित नहीं थे, जबकि मंटराज का संबंध किससे था, कौशल के शासक थे ये। कुमारगुप्त के समय के एक लेख में मालव संवत के 493 का उल्लेख है। निम्नलिखित में से इसका समकक्ष वर्ष बताइए। तो 493 के समकक्ष आएगा 436 ईस्वी। कुमारगुप्त के समय में गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए थे। इनकी संख्या लगभग 18 है। इसके समय में गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर वयाना मृदभांड राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। कुमारगुप्त के समय के एक लेख में मालव संवत के वर्ष 493 का उल्लेख है, जो कि 436 समकक्ष माना जाता है। कुमारगुप्त कालीन प्रमुख अभिलेख विल्सड, करमडंडा, मानकुवर और गढ़वा के 2 अभिलेख माने जाते हैं। विल्सड, कामडंडा, मानकुवर और गढ़ा, ये कुमारगुप्त के अभिलेख हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित किस रचना में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है। तो ये मिलेगी हमें मुष्यकटिकम में। मुष्यकटिकम में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी देखने को मिलती है। मुष्यकटिकम संस्कृत नाट्य साहित्य के सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है, जिसके रचनाकार महाराज शूद्रक हैं। नाटक की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक पटना है, यहाँ के भरत के अनुसार 10 रूपों में से एक मिश्र प्रकरण का सर्वोत्तम निदर्शन है। वस्तुतः इसकी कथा वस्तु का आधार बृहत कथा कथा सरितसागर में वर्णित कथाओं में मिलता है। इसमें प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित शासकों और उनकी उपाधियों के युग्म में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है बताइए। ब्रह्मगुप्त का संबंध है परम देवत्व से, सही है। कुमारगुप्त का संबंध है परम भागवत से, ये भी सही है। प्रवरसेन का द्वितीय का संबंध है परम महेश्वर से, ये भी सही है। हर्ष का संबंध है परम सौगात से, तो ये गलत हो जाएगा। तो बुद्धगुप्त परम देवत्व, मतलब यदि तुम्हारे पास बुद्धि है तुम देव बन जाओगे, तो परम देवत्व। कुमारगुप्त कुमार हैं, भागवत पढ़ेंगे तो परम भागवत। प्रवरसेन द्वितीय, प्रवर मतलब एक पहाड़ जैसा बना दिया, महेश्वर देखा है कितना बड़ा पहाड़ है, तो परम महेश्वर हैं प्रवरसेन द्वितीय। हर्ष ये सौगात तो नहीं मिलेगी हर्ष को भैया, क्योंकि वो महाराजाधिराज हैं। हर्ष महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं। बुद्धगुप्त का संबंध है परम देवत्व से। कुमारगुप्त का संबंध है परम भागवत से।
प्रवरसेन का संबंध है परम महेश्वर से और हर्ष का संबंध है राजराजेश्वर से। परम सौगात की उपाधि हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन ने ग्रहण की थी। थानेश्वर की पुष्पभूति वंश के सबसे प्रतापी हर्ष हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के इतिहास मगध से प्राप्त 2 ताम्रपत्र राजतरंगिणी चीनी यात्री युवानचांग के विवरण से भी प्राप्त होता है। सॉन्ग के समय आया था। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। लक्ष्मण मंदिर शिवपुर, ये महाशिवगुप्त बालार्जुन ने बनवाया है, तो पहला गलत हो जाएगा। मेगुती मंदिर ऐहोल रवि कीर्ति ने बनवाया है। मल्लिका अर्जुन मंदिर पदक्कल में, ये त्रिलोक देवी महादेवी ने बनवाया है। बैकुंठ पेरुमल का मंदिर कांची में नंदीवर्मन द्वितीय ने बनवाया है, ये भी सही है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है। महारानी बास्टा हर्षवर्धन की पत्नी थी, इनके द्वारा बनवाया गया है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में बनवाया गया था वास्टा के द्वारा। मेगुती मंदिर ऐहोल में रवि कीर्ति ने बनवाया है, मार्ग दिया था रवि के लिए, तो मेगुती मंदिर ऐहोल में बनवाया है रवि कीर्ति ने। मल्लिका अर्जुन मंदिर पदक्कल में बनवाया है त्रिलोक महादेवी के द्वारा। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कांची में नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया है। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण मगध राजा शूरवर्मन की पुत्री सिरिपुर के प्रतापी नरेश महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता हर्षगुप्त की पत्नी और महारानी वास्टा ने 650 ईस्वी में कराया था। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर भारत के निम्नलिखित मंदिरों में किसका शीर्ष जो शिखर है वह द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो द्रविड़ शैली में बनाया गया है ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर। ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख स्थल है। यह शहर और इसका किला उत्तर भारत के प्राचीन शहरों के केंद्र में है। 8वीं सदी में गुर्जर राजाओं के सेनापति तेल्प ने दुर्ग पर दक्षिण एवं उत्तर भारतीय शैली का मंदिर बनवाया, जिसे तेल्प का मंदिर कहा गया। आज इसे तेली का मंदिर कहा जाता है। यह उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जिसका शिखर द्रविड़ शैली का है। नेक्स्ट आते हैं, उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में किसको देउल पंचरथ है, तो कौन सा हो जाएगा देउल पंचरथ। पहले आते हैं लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और राजा रानी मंदिर, इनका क्या है देउल पंचरथ में संबंधित है। लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और राजा रानी मंदिर। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। मंदिर निर्माण का कार्य भुवनेश्वर नगर में हुआ है। इसमें से लिंगराज, मुक्तेश्वर, राजा रानी पूर्ण विकसित आर्य नागर शैली के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इसके मुख्य भाग पर अर्थात गर्भगृह को देवुल कहते हैं। इससे जुड़ा हुआ दूसरा भाग जगमोहन है, जो एक प्रकार का मंडप होता है। मंदिर के मुख्य शिखर की खड़ी धारियाँ उनकी गगनचुंबियों से भी प्रभावशील बनाती हैं। इन सभी मंदिरों को रथ के रूप में बनाया गया है। इसका आधार एक विशाल चबूतरा है। शिखर सहित देउल की ऊंचाई 225 फीट रही। अपने प्रचुर अंकन और उत्तम शिल्प विधि के कारण यह मंदिर निर्माण करने का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण। कलचुरी राजा गांगेय की विक्रमादित्य के रूप में प्रसिद्ध थे, तो पहला सही है। इसने लक्ष्मी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे, तो ये भी सही है। दोनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते। चंदेल राज्य के दक्षिण में चेदी के कलचुरियों का राज्य स्थित है। चेदी पर शासन करने के कारण इन्हें चेदी वंश कहा गया। कलचुरी वंश का प्रथम राजा कोल्लम प्रथम था। गांगेय विक्रमादित्य कलचुरी वंश के एक प्रतापी राजा थे। संपूर्ण कलचुरी वंश में सिक्के प्रवर्तित करने वाला गांगेय प्रथम था। अंतिम राजा था। राजपूत राजाओं में सर्वप्रथम इसी ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित कराए थे, जो कि लक्ष्मी शैली प्रकार के सोने के सिक्के थे। गांगेय ने परमेश्वर, महाराजाधिराज,
विक्रमादित्य, महामंडलेश्वर जैसी उपाधियों को ग्रहण किया था। नेक्स्ट आते हैं गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने एक बुद्ध विहार बनवाया था। कहाँ बनवाया था? सारनाथ में इसको बनवाया था। कहाँ बनवाया था? सारनाथ में इसका निर्माण करवाया था। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात कन्नौज एवं बनारस में जिस राजवंश का शासन स्थापित हुआ उसे गहड़वाल वंश कहा गया। गोविंद चंद्र गहड़वाल वंश का सबसे योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। इसके कुछ सिक्कों जो कि कलचुरियों के सिक्कों के अनुरूप में ढाले गए हैं। बैठी हुई लक्ष्मी शैली में बैठे हैं। गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी पर इसके शासन में महत्वपूर्ण स्थान था, जो कि एक बौद्ध मतानुयायी थी तथा सारनाथ में इन्होंने एक बुद्ध विहार का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापक और प्रमुख नगरों का सही सुमेलन नहीं है? अमोघ वर्ष के द्वारा मान्यखेट स्थापित किया गया था, सही है। दूसरा, अवंती वर्मन के द्वारा अवंतीपुर बसाया गया था। ललितादित्य के द्वारा परिहारपुर की स्थापना की गई थी, लेकिन महेंद्रपाल ने महोदय की स्थापना नहीं की थी। अमोघ वर्ष ने मान्यखेट की, अवंती वर्मन की अवंतीपुर की, ललितादित्य के द्वारा परिहारपुर की स्थापना की गई थी। नीचे दिए गए हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लेखक और उनके आश्रयदाता बताइए कि किसने किसको आश्रय दिया है। यहाँ देखते हैं, देखो हेमचंद्र के द्वारा कुमार को दी गई थी। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। क्षेमेंद्र अनंत के दरबार में थे और राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में थे। तो महेंद्र बाहुबली के यहाँ पे थे राजशेखर, अनंत के यहाँ पे थे क्षेमेंद्र, लक्ष्मण सेन के पास थे जयदेव और कुमारपाल के पास थे हेमचंद्र। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है। नर्ममाला ये क्षेमेंद्र की है, तो सही है। रत्नावली हर्ष के द्वारा लिखी गई है, ये भी सही है। प्रतिमा नाटक ये भाष्य की है, ये भी सही है। मालती माधव भावभूति की है, ना कि भारवी की, तो डी गलत हो जाएगा। नर्ममाला मतलब आप किसी को क्षमा कर दोगे, मतलब आप नर्म हो, तो नर्ममाला क्षेमेंद्र से संबंधित है। रत्नावली हर्ष से संबंधित है। प्रतिमा नाटक का एक भाष्य कर लो, भाष्य अनुभव करो, है ना, तो ये भाष्य प्रतिमा नाटक से संबंधित है। और मालती माधव भावभूति की है। हर्ष ने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नाटकों को लिखा है। भावभूति के प्रमुख नाटक में महावीर चरित्रम, उत्तर रामचरित्रम और मालती माधव आते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है? तो कलिकाल वाल्मीकि कहा गया है संध्याकर नंदिनी को। संध्याकर नंदिनी पल्लव वंशी शासक रामपाल के शासनकाल में थे, जो कि पाल वंश के अंतिम शासक थे। संध्याकर नंदिनी को कलिकाल वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना रामपाल चरित्र है। इसमें रामपाल के शासनकाल में हुए कैवर्तों के विद्रोह का वर्णन किया गया है। पाल शासकों के समय में संत रक्षित और दीपांकर नामक बुद्ध विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की थी और कालांतर में धर्मस्वामी नामक बुद्ध विद्वान तिब्बत से भारत आए थे। कौन आए थे? धर्मस्वामी इन्हीं के समय आए थे, रामपाल के समय। और दीपांकर और संत रक्षित ये कहाँ पे गए थे? तिब्बत की यात्रा करने के लिए गए थे। ऋग्वेद में प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? तो ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार हो जाएंगे स्कंद स्वामी। भारतीय साहित्य के सर्वाधिक प्राचीन और विश्वसनीय ग्रंथ ऋग्वेद का कई महान साहित्यकारों द्वारा आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख विद्वान स्कंद स्वामी ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार माने जाते हैं। 1121 ईस्वी के एक अभिलेख में एक आयुर्वेद विद्यालय का उल्लेख है, जहां चरक संहिता और व्याघ्रभट्ट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती है। यह विद्यालय कहाँ पर है? तो ये तिरुवाड़ुतुरई में स्थित है। तिरुवाड़ुतुरई में।
चरक संहिता एवं व्याग के अष्टांग हृदय की शिक्षा तिरुवाडुतुरई के आयुर्वेद विद्यालय में होने का एक अभिलेखीय प्रमाण 1121 में प्राप्त होता है। नेक्स्ट आते हैं मुहम्मद गजनवी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के उपरांत निम्नलिखित किस शासक ने उसका पुनरुद्धार कराया है? तो ये कराया गया था कुमारपाल के द्वारा। किसने करवाया है? कुमारपाल के द्वारा कराया गया था। गुजरात अहिलवाड़ के चालुक्य वंशी शासक कुमारपाल एक महत्वाकांक्षी शासक थे। अपने शासनकाल के आरंभ में इन्होंने अरुणोराज चौहान, विक्रम सिंह परमार और मालवा के शासक वल्लाल के आक्रमण को विफल करके अपनी योग्यता को प्रमाणित किया और जैन आचार्य हेमचंद्र ने इसे जैन धर्म से दीक्षित किया था। इसके पश्चात वह परम आहार्त की उपाधि धारण की और संपूर्ण साम्राज्य में अहिंसा के सिद्धांत को क्रियान्वित किया। कुमारपाल जैन था और इसने सोमनाथ के मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण कराया था। जैन आचार्य हेमचंद्र ने के साथ सोमनाथ के मंदिर में शिव की अर्चना की थी और जय सिंह सूरी नामक कवि ने कुमारपाल चरित्र नामक काव्य में इसके शासनकाल का यशोगान किया है। किसने किया है? जय सिंह सूरी के द्वारा कुमारपाल चरित्र लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं अभिनव गुप्त निम्नलिखित किस संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे? अभिनव गुप्त का संबंध है प्रत्यभिज्ञा से संबंधित है। अभिनव गुप्त 975 से 1025 तक दार्शनिक, रहस्यवादी, साहित्य शास्त्र के आचार्य थे। वे संगीतज्ञ, कवि, नाटककार, धर्मशास्त्री, तर्कशास्त्री थे। इन्होंने इस सिद्धांत की मनोविज्ञान व्याख्या, अभिव्यंजनावाद कर अलंकार शास्त्र को दर्शन के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया है और प्रत्यभिज्ञा और त्रिक दर्शनों को पूर्ण भाष्य प्रदान कर इसे तर्क की कसौटी पर व्यवस्थित किया था। इसके आरंभिक ग्रंथों में क्रमसूत्र की रचना 66 लौकिक संवत 691 ईस्वी में की गई थी और भैरव स्त्रोत की स्थापना 68 संवत में 333 में की गई 933 में की गई है। कर्मसूत्र, भैरव सूत्र इन्हें लिखा है, त्रिक दर्शन लिखा है, प्रत्यभिज्ञा इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि नाना देश व्यापारिक संघ ने दावा किया था कि इन्होंने अनेक देशों में भ्रमण किया है। ये सही है। सुमात्रा में लोबू तुबा से प्राप्त 11वीं शताब्दी के एक खंडित तमिल अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। व्यापारी वर्ग को व्यापार करने के लिए अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर कफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा करते थे। इसके व्यापार संघ या ग्रिड बनते थे। दक्षिण भारत के 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ हुए हैं, जिनमें से प्रसिद्ध था मणिग्रामम और नानादेशी। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। सुमात्रा में लोबुतुवा से प्राप्त 11वीं शताब्दी की एक खंडित तमिल अभिलेख से इनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आते हैं परमार्थ। चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहाँ उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों की चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के थे? तो वे थे उज्जैन के। परमार्थ चीन में 20 वर्षों तक रहे और वहाँ पर 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, तो ये उज्जैन के थे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से लेकर सुदूर पूर्व तक रहा है। भारत में कई विद्वान इस उद्देश्य से कई क्षेत्रों में गए थे। परमार्थ चीन में कई वर्षों तक रहे, इस कार्य में लगे रहे और इसके लिए उन्हें 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। वे उज्जैन के निवासी थे। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लेखक और उनकी रचना से सम्मिलित नहीं है? हसन निज़ामी के द्वारा तारीख शाही लिखी गई है, तो पहला ही गलत हो जाएगा। मिनहाज ए सिराज के द्वारा तबकाते नासिरी की रचना की गई है। अमीर खुसरो के द्वारा हिफ्स हस्त विहिश
की स्थापना की गई है, सही है। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा फतवाए जहांदारी की स्थापना की गई है, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन अहमद यादगार के द्वारा तारीख शाही की स्थापना की गई थी, ये गलत हो जाएगा। तो किसने की है? अहमद यादगार के द्वारा तारीख शाही की स्थापना की गई है। मिन्हाज सिराज के द्वारा तबकात नासिरी की, अमीर खुसरो के द्वारा हस्त विहिशत की और जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा फतवाए जहांदारी की स्थापना की गई है। कथन कारण बताने हैं। दास प्रथा एक संस्था थी जो लंबे समय से दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में विद्यमान थी, पहला सही है। दूसरा, लेख पद्धति उल्लेख करती है कि दास सैन्य अभियान में बंदी बनाए गए लोगों में से नहीं बनाए जा सकते थे, ना ही स्वतंत्र व्यक्ति अभावग्रस्तता के कारण स्वयं को दासता के लिए प्रस्तुत कर सकता था, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, आर गलत है। मनुष्य के हाथों मनुष्य का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न दास प्रथा के अंतर्गत हुआ है। दास प्रथा को संस्थात्मक शोषण की पराकाष्ठा कहा जाता था। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण एवं उत्तरी भारत सभी भूखंड में उदय होने वाली सभ्यताओं में इतिहास में दास्ताने सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था के निर्माण एवं परिचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दास प्रथा के द्वारा प्रायः रणग्रस्त एवं युद्ध में बंदी होने वाले व्यक्तियों को ही दास बनाया जाता था। भारत में 1843 में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा इस प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताने हैं। पहला कथन कहता है कि चंगेज खां के परिवार का अर्धदेवीय मूल और उसकी सफलता एवं मूल व्रत ने उनके खानदान को प्रेरणा और रौब की वस्तु बना दिया था। उसने 16वीं सदी तक अपने परिवार की संप्रभुता आछूर्ण बनाए रखी थी, तो पहला सही हो जाएगा। चंगेज खां वंश का सम्मोहन ऐसा था कि तैमूर ने भी चंगेज खां के वंशज के नाम पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना प्रयुक्त समझा और अमीर या वेग की विनम्र उपाधि से भी संतुष्ट रहा, तो ये भी सही हो जाएगा। आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। चंगेज खां एक मंगोल खान था। उसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई थी। वह पूर्वोत्तर एशिया में कई घुमंतु जनजातियों को एकजुट करके सत्ता में आया। चंगेज खां आधुनिक युग में चीन, कोरिया, काकेशस, मध्य एशिया, पूर्व यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण हिस्सों पर विजय प्राप्त किया था। वर्तमान में मंगोलाई लोग इसे मंगोलिया के संस्थापक पिता के रूप में जानते हैं। उसकी इन्हीं विजयों और जीवन वृत्तों से तैमूर इतना प्रभावित था कि उसके वंशगत के नाम पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना प्रयुक्त समझा और अमीर या बेग की विनम्र उपाधि से ही संतुष्ट रहा तैमूर। नेक्स्ट आते हैं। एक ऊंट एक पैसे या डांग से मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? उपयुक्त कथन जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित किस सुल्तान के शासनकाल की ये व्याख्या की है? तो ये की गई है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही में अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का उल्लेख किया है। जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि अमीर खुसरो ने बड़ी सेना को रखने के लिए ये व्यवस्था बनाई थी ताकि दाम कम रहने पर राजधानी में एक बड़ी सेना रखी जा सके। साथ ही उसके विद्रोह की समस्या दूर करने के लिए लोगों की आय पर भी नियंत्रण करना था। अर्थात बाजार नियंत्रण में दाम कम हुए परंतु आय नियंत्रण में लोगों की क्रय संख्या जो शक्ति थी उस पर प्रभाव पड़ा। इसी संदर्भ में बर्नी ने प्रयुक्त वक्तव्य कहा था। उन दिनों मनोरंजन सामान्य बात थी। तीर्थ यात्राओं के दिन और सफर के महीने के अंतिम बुधवार को दर्शक दीर्घाओं, सार्वजनिक उद्यान, तालाबों के किनारे बैठने की जगह पाना कठिन था। चारों ओर संगीत नृत्य का वातावरण था। इन दावतों पर एक टाका और अधिक खर्च होता था। शेख नसरुद्दीन चिराग किसके शासनकाल की बात कर रहे हैं? तो ये बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की। शेख नसरुद्दीन चिराग ने अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों के संदर्भ में उपयुक्त वक्तव्य कहा है।
इससे उस समय के विलासतापूर्ण जीवन का चित्रण किया जा सकता है। अलाउद्दीन द्वारा उसे समाप्त करने के लिए कठोर उपाय किए गए थे। नेक्स्ट आते हैं, जब वह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था तो उन्हें बेचा जाता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। इस लोधी सुल्तान की पहचान कीजिए, तो इसका नाम है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसके शासनकाल में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, जैसे राज्य के हिसाब किताब की लेखा परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिससे आगरा शहर की नींव डाली गई। इसने खाद्यान्न करों, अनाज कर को समाप्त किया था और व्यापार से प्रतिबंधों को हटा दिया था। इससे लोगों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिला। उसने भूमि के लिए एक पैमाना गज-ए-सिकंदरी का प्रचलन प्रारंभ कराया था, जो कि 30 इंच का था। इसमें गरीब और अनाथ लड़कियों के लिए अपनी वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त धन से दहेज प्रदान करता था और निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी करवाई थी। नेक्स्ट आते हैं, जो वक्तव्य दिए गए हैं इसमें से कौन सा सही है, चयन कीजिए। सबसे पहले, वल्लभाचार्य आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे किंतु बनारस में रहते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे लेकिन बनारस में रहने लगे थे। वल्लभाचार्य ने सबसे पहले दामोदर दास को ब्रह्म संबंध मंत्र द्वारा दीक्षित किया था। ये भी सही है कि इन्होंने दामोदर दास को ब्रह्म संबंध मंत्र द्वारा दीक्षित किया था। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के गुरु की गद्दी उनके वंशजों तक ही सीमित रही। इसमें किसी भी शिष्य को दूसरे को दीक्षा देने का अधिकार नहीं था, ये भी सही है। वल्लभ के अनुसार ब्रह्म की प्रकृति को प्रस्तुत करने की 2 अलग अलग रीतियां पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है और गीता एक सच्चा शास्त्र है, तो ये भी सही है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन अपनी पूर्णता को प्राप्त किया और यह आंदोलन हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में वल्लभाचार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वे वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे। वे आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे किंतु बनारस में रहते थे। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत में विश्वास करते थे। इन्होंने अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे। इसमें सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं। वल्लभाचार्य का दर्शन एक वैयक्तिक और प्रेम मार्गी ईश्वर की अवधारणा पर केंद्रित है। वे पुष्ट मार्गी और भक्ति मार्ग में विश्वास करते थे। नेक्स्ट आते हैं, शेख वाइजिद के आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इनको इश्किया मध्य एशिया और ईरान में कहा जाता है, वस्तामिया तुर्की में कहा जाता है, सतारिया भारत में कहे जाते हैं, लेकिन नूर बख्शिया ये ईरान में नहीं कहे जाते। तो इश्किया मतलब देखो दिल के मध्य से इश्क होता है, तो इश्किया इनको कहा जाता है मध्य एशिया और ईरान में। मतलब सब लोग हैरान हो जाएंगे, मध्य हृदय से जब इश्क होगा तो इश्किया मध्य एशिया और ईरान में कहा जाता है। विस्तारिया मतलब विस्तार कर, जितना तोड़ते जाओगे उतना विस्तार होता जाएगा, तो जितना टूटोगे उतना विस्तार होगा, तो तुर्की में कहा जाता है इनको विस्तारनिया। नेक्स्ट आते हैं सतारिया, तो भारत में सब लोग उनको सता रहे होंगे तो सतारिया कहा जाता है भारत में। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की। और इनको नूर बख्शिया कहा जाता है मिस्र से, मतलब एक नूर बख्शो भैया, मिस्र का हीरा बना दो, नूर बख्शो और मिस्र का हीरा बना दो। नूर बख्शिया मिस्र से संबंधित है। देखो इश्किया मध्य एशिया और ईरान में कहा जाता है, विस्तामिया कहा जाता है तुर्की में, सतारिया कहा जाता है भारत में और नूर बख्शिया कहा जाता है मिस्र में। नेक्स्ट आते हैं, वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण बताने हैं। कथन कहता है कि 14वीं शताब्दी का मध्य प्रायद्वीप में मावर एवं बंगाल की स्वतंत्रता एवं विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत की स्थापना का साक्षी है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, मोहम्मद तुगलक अपने शासन के अंतिम वर्षों में क्षेत्रीय शक्ति के प्रति नर्म हो गया था, इसने इन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की थी, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। इसी समय बहमनी साम्राज्य की स्थापना जाफर खान ने की थी। इन्होंने
सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की। इन्होंने गुलबर्गा को अपने नव संपादित राज्य की राजधानी बनाया था और इसका नाम एहसानाबाद रखा। मोहम्मद तुगलक का अंतिम समय में असफल होने के कारण इसका खुरासान अभियान, कराचिल का सैन्य अभियान और दुआ में कर वृद्धि प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट आते हैं, मौलाना कबीर सुल्तान के शिक्षक थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए वे हेरात चले गए। सुल्तान ने इन्हें वहां से बुलाया और शेख उल इस्लाम के पद पर नियुक्त किया। कश्मीर के इस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने अपने शिक्षक को सम्मानित किया था। तो ये एक ही शासक की बात हो सकती है कश्मीर में, उनका नाम है सुल्तान जैनुल आबादीन। सुल्तान गियासुद्दीन जैनुल आबादीन मध्यकालीन कश्मीर में 1423 से 1474 तक राज्य करते हैं। सुल्तान जिनका राज्य आधुनिक भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में विस्तृत था, वे मध्यकालीन कश्मीर के सबसे महान शासकों में से एक जाने जाते हैं। इन्होंने सर्वधार्मिक उदारता एवं प्रशासनिक निपुणता के साथ राज किया था। इसने अपने शिक्षक मौलाना कबीर को शेख उल इस्लाम के पद पर नियुक्त किया था। इन्हें सम्मानित भी किया था। हिंदू एवं मुस्लिम कश्मीरी लोगों में इन्हें बुढ़ शाह अर्थात बड़े शाह या महान शाह के नाम से याद किया जाता है। इन्हें इसी उपलब्धियों के कारण कश्मीर का अकबर भी कहा गया है। नीचे दिए गए कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि गिलोम एडम ने इस मान्यता के आधार पर कि मामलुक मिस्र दोनों का समान शत्रु होगा, लैटिन ईसाई एवं इल्खानिद ईरान के बीच गठबंधन के पक्ष का समर्थन किया था। तो पहला सही हो जाएगा। जो गिलोम एडम है, इन्होंने मान्यता के आधार पर कि मामलुक मिस्र दोनों का समान शत्रु होगा, लैटिन ईसाई एवं इल्खानिद ईरान के साथ गठबंधन के पक्ष का समर्थन किया था। नेक्स्ट, मिस्र के साथ लाल सागर से होकर भारतीय व्यापार की नाकाबंदी के लिए नौसैनिक अवरोध खड़ा करने की धारणा और योजना एक नया विचार था, किंतु इसे कभी भी व्यवहार में नहीं लाया जा सका। तथापि लगभग 2 सदियों बाद पुर्तगालियों ने इसे क्रियान्वित किया था। तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही सही हैं और एक ही सही व्याख्या भी करता है। गिलोम एडम ने मामलुक मिस्र का समान शत्रु था माना और लैटिन ईसाइयों और इल्खानिद ईरान के बीच गठबंधन के पक्ष का समर्थन किया तथा कहा कि मिस्र लाल सागर से होकर भारतीय व्यापार की नाकाबंदी के लिए नौसैनिक अवरोध खड़ा करने की अवधारणा को कभी भी व्यवहार में नहीं ला सका। आगे चलकर पुर्तगालियों ने इसे क्रियान्वित करने में मदद की, जिससे मिस्र लाल सागर से होकर भारत के व्यापार की नाकाबंदी करने में सफलता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, इस बादशाह ने स्थानीय और अन्य अधिकारियों से यात्री और व्यापारियों को क्षति नहीं पहुंचाने और यदि कोई व्यापारिक घटनाओं में या बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उनकी संपत्ति को नहीं हड़पने का आदेश दिया था। साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने को कहा था। इस शासक का नाम है शेरशाह। कौन है ये? शेरशाह है। शेरशाह एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है, व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में नहीं। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में इसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। शेरशाह की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का प्रमुख स्रोत भूमि पर लगने वाले कर थे, जिसे लगान कहा जाता था। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयत व्यवस्था, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। इस व्यवस्था में मुल्तान को छोड़कर सभी राज्यों में इसे लागू किया गया। इसने अपने अधिकारियों से यात्रियों और व्यापारियों को क्षति न पहुंचाने के लिए कहा था। किसी व्यापारी के दुर्घटना या मृत्यु हो जाने पर संपत्ति को नहीं हड़प जाने का आदेश दिया था तथा अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने को कहा गया था। नेक्स्ट आते हैं, किसने आय कुल के साथ अपने संबंध को परिभाषित करने के संदर्भ में निम्न वक्तव्य कहा था? मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। ये कौन कहता था? अकबर कहता था। अकबर बाल अवस्था में अपने अजीज के संरक्षण में ही
कार्य किया है। इसके जन्म के प्रारंभिक 3 वर्षों में अस्करी के संरक्षण में अकबर ने अपने बाल्यकाल में ही गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया था। अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर 1556 में हुआ। इसे अकबर ने अपना वकील या वजीर नियुक्त किया था। खां ने खाना की उपाधि प्रदान की। अकबर की प्रारंभिक स्थिति को सुदृढ़ करने में बैरम खां का सबसे बड़ा हाथ था, जो कि फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित थे। इनकी मृत्यु के पश्चात अकबर महामयंगा या धाय माँ के संरक्षण में चला गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वह अपने अजीज से जीवन पर्यंत जुड़ा रहा और समय समय पर सेवा प्राप्त करता रहा। नेक्स्ट आते हैं, ईरान से आया रफीउद्दीन सिराजी लिखता है कि मैंने आगरा में भीड़ के बीच तंबू के बने घेरे में खड़ा था। तभी अचानक आवाज गूंजी, खुदा राजा की रक्षा करे। मैं समझ गया कि राजा आ गया है। मैंने देखा कि 20 वर्ष का एक युवा अपने प्रिय लोगों की ओर झुका था। मैंने अनुमान लगाया कि वह राजा होगा, परंतु लोगों ने कोई शिष्टाचार या अभिवादन नहीं किया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था और मैंने पूछा कि क्या राजा के प्रति आदर प्रकट करने की कोई परंपरा नहीं है। इन्होंने उत्तर दिया कि दरबारियों के लिए शिष्टाचार बहुत ज़्यादा है, परंतु राजा स्वयं सबसे ज़्यादा अनौपचारिक हैं। वह साथियों और अजनबियों के बीच कोई भेद नहीं करते, इसलिए इनको अभिवादन नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किस शासक के बारे में सिराजी लिख रहे हैं? तो ये लिख रहे हैं अकबर के बारे में। रफीउद्दीन सिराजी ने अकबर के बारे में कहा है कि वह अपने साथियों और अजनबियों में कोई भेद नहीं करता था तथा अपने धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में जो कार्य किए थे उसी के कारण उसे अकबर महान कहा गया। उनकी धार्मिक नीतियों का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। इसे सुलह कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। अकबर के शासनकाल के संदर्भ में अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाह एक ऐसी किरण है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सक्षम है। नेक्स्ट आता है, वतन जागीर की अवधारणा अकबर के शासनकाल के अंत में विकसित हुई। वतन जागीर के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, बताइए। पहला, वह स्थानीय वंशानुगत भूमि अनुदान था, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, भू अनुदान प्राप्तकर्ता को दंडित करने के लिए वह जब्त कर लिया जाता था, तो ये भी सही है। एक अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नवीन वतन जागीर का सृजन किया जा सकता था, ये सही है। और चौथा, वतन जागीर के राजस्व का हिस्सा इनाम में दिया जा सकता था, तो ये भी सही है। चारों ही सही हो जाएंगे। अकबर के काल में अंतिम समय में वतन जागीर विकसित हुई थी। वतन जागीर के प्रमुख बिंदु थे। पहला, यह अधीनस्थ राजाओं को उनके ही शासन क्षेत्र में दी जाती वाली जागीर होती थी। यह स्थानीय वंशानुगत भू अनुदान था। भू अनुदान प्राप्तकर्ता को दंडित करने के लिए वह जब्त कर ली जा सकती थी। एक अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नवीन वतन जागीर का सृजन किया जा सकता था। वतन जागीर के राजस्व का हिस्सा इनाम में दिया जा सकता था। यह हस्तांतरित नहीं होती थी। सर्वप्रथम वतन जागीर को साम्राज्य में मिलाने का प्रयास औरंगजेब ने मारवाड़ के संदर्भ में किया था। महिलाओं को दिए गए अनुदान के संबंध में सही वक्तव्य कौन सा है, बताइए। अबुल फजल ईरानी और तुरानी महिलाओं को प्रदत्त अनुदान की बात करता है, सही है। जहांगीर ने अपने पिता की दाई बहन को महिलाओं को प्रदत्त अनुदान का विशेष प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया था, ये भी सही है। मजहर ए शाहजहानी में इम्मा चकोय भूमि की 2 श्रेणियां चकहा ए मुशम्मती महिलाओं द्वारा धारित भूमि थी और मुजक्करती पुरुषों द्वारा धारित भूमि का एक उल्लेख मिलता है, तो ये सही है। मदद ए माश के बारे में 1690 में फरमान द्वारा औरंगजेब ने पुत्री को यदि वह विवाहित हो तो उसके पास अन्य प्रावधान हो तो उसे उसके हिस्से से वंचित
किया और यह निर्धारित किया कि एक विधवा अपने जीवन काल में अपने पति को प्राप्त अनुदान रख सकती है। तो ये भी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों ही सही हैं। मुगल कालीन समाज 2 भागों में बटा था, धनी वर्ग और जनसाधारण, जैसे किसान, हस्तकार, श्रमिक और बादशाह। और राज्य के बड़े बड़े सरदारों के हरम में हजारों स्त्रियां उपपत्नियां, रखेल और दासियों के रूप में रखी जाती थीं। अबुल फजल ईरानी और तुरानी महिलाओं को प्रदत्त अनुदान की बात करता है तथा मुगल काल में कुलीन स्त्रियों को सम्मानित स्थिति प्राप्त थी। जैसे अकबर की धायमा महामनंगा ने 1560 से 62 तक पेटीकोट सरकार चलाई थी और राज्य की सर्वे सर्वा रहीं। नूरजहां की मां अशमत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आते हैं शाहजहां ने जब करोड़ी या आमिल राजस्व संग्रहकर्ता और आमीन या कर निर्धारक के पद को विभाजित कर दिया तो करोड़ी के पारिश्रमिक का हिस्सा कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया था? तो इसका प्रतिशत 8% से कम करके 2% कर दिया गया था, क्योंकि अब वो काम भी था करेगा तो उसे 2 नहीं 5% कर दिया गया था, सॉरी 3% की कमी की गई थी, तो उसे 8 से कम करके 5% तक कर दिया गया था। शाहजहां ने करोड़ी या आमिल राजस्व संग्रहकर्ता और आमीन कर निर्धारक के पद को विभाजित कर दिया तो करोड़ी के पारिश्रमिक का हिस्सा 8% से कम करके 5% तक कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं राजस्व संबंध और उनसे संबंधित अर्थ। राजस्व का किससे संबंध है हम यहाँ देख लेते हैं। देखो, अखल का संबंध है बंजर भूमि से, मतलब जो खाली रहेगी। अखल मतलब खाली भूमि, बंजर भूमि। बूद ओ ना बूद मतलब जहाँ पर कृषित होगी, और आकृषित भूमि। बूद है मतलब पानी होगा तो कृषि होगी। ओ ना बूद मतलब ये आकृषित भूमि होती थी। इदरारात कर मुक्त भूमि अनुदानों से भिन्न इजाफा। तो इदरारात क्या होती थी? कर मुक्त भूमि होती थी, अनुदानों से भिन्न इजाफा मिलता था, वजीफा मिलता था। इमलाक राजाओं से प्राप्त अनुदान द्वारा धारित कर मुक्त भूमि होती है, राजा से प्राप्त अनुदान द्वारा धारित भूमि जिसकी कर मुक्त भूमि होती थी। नेक्स्ट आते हैं बादशाह शाहजहां और गुरु गोविंद सिंह के बीच संघर्ष आखेट के मुद्दे पर था, जिसके कारण एक के बाद एक सैन्य संघर्ष हुए। जो सिख सेना थी उसका नेतृत्व किस पठान ने किया था? तो ये किया गया था पाइंदा खां के द्वारा। किसने किया था? पाइंदा खां के द्वारा किया गया था। शाहजहां और गुरु हरगोबिंद के बीच में संघर्ष आकेट के मुद्दे पर था, जिसके कारण मुगल और सिखों के बीच में शत्रुभाव उत्पन्न हुए। सिख सेना का नेतृत्व पाइंदा खां नामक पठान ने किया था। गुरु हरगोबिंद ने ब्यास नदी के तट पर श्री गोविंदपुर नामक एक शहर बनाने की योजना बनाई। इसका निर्माण मुगलों के हित में नहीं था, जो सिख और मुगलों के बीच विवाद का मुख्य कारण था। नेक्स्ट आते हैं किसके काल में अष्टप्रधान मंडल में पंत प्रतिनिधि एवं हुकूमत पन्हा नाम के 2 नए पद जोड़े गए थे? तो अष्टप्रधान में 2 नए पद जोड़े गए हैं। कौन सा? एक पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पन्हा, ये दोनों पद जोड़े गए थे छत्रपति राजाराम के समय में। शिवाजी के शासनकाल का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे, जिसका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था तथा उनके सचिवों के रूप में कार्य करते थे। शिवाजी के पुत्र राजा राम ने इन जो अष्टप्रधान मंडल है इसमें पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पन्हा नामक 2 नए पद जोड़े। राजा राम ने मराठा सरदारों को अपनी सेना रखने, अपने हिस्से में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट दी। राजा राम ने मराठा सरदारों को जागीरें प्रदान की थी, जिसके फलस्वरूप मराठा सरदारों की स्वायत्तता सत्ता और अंततः मराठा मंडल या राज्य संघ का उदय हुआ था। अकबर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कहार का पुत्र था? तो ये हो जाएंगे दशवंत कहार के पुत्र थे। अकबर के शासनकाल का प्रभाव देश की कला एवं संस्कृति पर भी पड़ा। अकबर के दरबार में अनेक हिंदू दरबारी, सैन्य अधिकारी और सामंत थे। अकबर ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए 8 अति गुणवान दरबारी थे। 9
अति गुणवान दरबारी थे जिन्हें अकबर के 9 रत्न के नाम से जाना जाता था। इसमें टोडरमल, अबुल फजल इतिहासकार, तानसेन गायक, बीरबल, मानसिंह, अबुल समद, फैजी और दशवंत प्रमुख थे। दशवंत एक चित्रकार थे और कहार के पुत्र थे। इनके द्वारा बनाए गए चित्र अकबर कालीन चित्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं चित्रकला का कांगड़ा शैली के प्रमुख विषय बताइए। जो चित्रकला है उसमें कांगड़ा शैली बतानी है। कांगड़ा में आते हैं राधा कृष्ण, नायिका भेद, पार्वती शिव और संयोग वियोग, ये सभी आते हैं। कांगड़ा चित्रकला विशेषता मुख्यतः एक पर्वतीय चित्रकला शैली है जो कि 17वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य राजपूत शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। यद्यपि चित्रकला का उद्भव मुगल चित्रकला से ही हुआ था। इस चित्रों में भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित घटना और भक्ति से संबंधित अन्य विषयों और दृश्यों को चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त पौराणिक कथाओं, शिव पार्वती, नायिका भेद, संयोग वियोग और ग्रामीण इलाके, पशु पक्षी आदि इन चित्रों की विषय वस्तु थी। पहाड़ी शैली में चित्रित नल दमयंती की कथा महाभारत पर आधारित है। नेक्स्ट आते हैं कलाकार और प्राप्त उपलब्धियां। क्या क्या इनको उपाधियां प्राप्त हुई थी। पहले आते हैं अबुल समद, इनको दी गई थी सीरी कलम की उपाधि। सा से समुद्र से भर दो अपनी सीसी, तो सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। अबुल हसन, तो इनको नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। कश्मीर के मोहम्मद हुसैन, इनको दी गई थी जरी कलम की उपाधि। और उस्ताद मंसूर को दी गई थी नादिर उल अज़्ज़ की उपाधि। डी इसका सही हो जाएगा। देखो पहले आते हैं अबुल समद, इनको सीरी कलम की उपाधि दी गई है। अबुल हसन, हुस्न पर जाम लग जाता था तो नादिर उल जमा। कश्मीर के मोहम्मद हुसैन, तो ये हो जाएंगे जरी कलम। और उस्ताद मंसूर, इनको दी गई थी नादिर उल अज़्ज़ की उपाधि। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढलावदार दीवार तकनीक का प्रयोग का अंतिम उदाहरण है। तो ये हो जाएगा ईशा खां का मकबरा। तुगलकों के स्थापत्य में समकालीन राजनीतिक आयस्ता एवं आर्थिक समस्याओं की झलक मिलती है। तुगलक कालीन प्रमुख मकबरे में गयासुद्दीन का मकबरा जो कि तुगलकाबाद में है, फिरोज शाह द्वारा निर्मित इमारतों में हौज खास के निकट मदरसे एवं फिरोज शाह कोटला के नगर एवं किला प्रसिद्ध है। तुगलक कालीन स्थापत्य शैली की महत्वपूर्ण विशेषता ढलवा दीवारें जो कि सलामी पद्धति पर बनती थी। इसका अंतिम उदाहरण ईशा खां के मकबरे मिलता है। जबकि तुगलक कालीन खान ए जहां तेलंगाना का मकबरा दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताइए। कथन में मानुकी कहता है कि सूरत में पोतारोहण के लिए पहुंचने पर आप प्रचुर मात्रा में धन पाते हैं क्योंकि भारत के अमीरों का प्रमुख व्यापार फिरंगी देशों फ्रांस, इंग्लैंड, यहाँ तक कि इटली के कुछ सट्टेबाज पर अपना धन लगाया था। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, यद्यपि अमीरों द्वारा व्यापार देश में कुल व्यापार का एक अंश मात्र था। इसका अर्थ है कृषि से निकाले गए संसाधनों के एक हिस्से के घरेलू और विदेशी व्यापार में विपरीत करते हैं। तो ये सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। वेनिस निवासी मानुकी शाहजहां के शासन के अंतिम दिनों में मुगल दरबार में आया। इसकी रचना स्टेनियो द मुगोर के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु इसने विश्वसनीय जानकारी का अभाव है क्योंकि उसमें अफवाह एवं सुनी सुनाई बातों पर अधिक विश्वास किया गया है। समकालीन स्रोतों से सूरत बंदरगाह से सुदूर पूर्व से व्यापार का विवरण प्राप्त होता है। अली वल खां निम्नलिखित भवनों में से किसका वास्तुकार था। तो अपने वल का प्रयोग किया है इसने हुसैन का सूर के मकबरे पर और शेरशाह के मकबरे पर। ये दोनों इससे संबंधित नहीं है। हसन खां सूर का मकबरा और शेरशाह सूरी का मकबरा। हसन खां शेरशाह के पिता थे और शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में। इनके वास्तुकार अली वल खां थे। शेरशाह का मकबरा तालाब के बीचों बीच बनी एक सुंदर इमारत है। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मीराक मिर्जा ग्यास थे।
नेक्स्ट आते हैं, जब राजस्थान की एक रियासत के चारण अपने राजा के द्वारा स्वयं पर अत्याचार के बारे में मुगल दरबार में शिकायत करने गए तो बादशाह ने यह कहकर कि यह मोटा राजा है और इसकी शिकायतों की अनदेखी कर दी। राजा और उसकी रियासत और मुगल बादशाह जिसने उससे मोटा राजा कहा था कि निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो राजा की रियासत का नाम है जोधपुर, राजा का नाम है उदय सिंह और राजा जो बादशाह थे उनका नाम है अकबर। भारत के मध्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राजपूतों द्वारा अपने दरबार में संगीत की जो परंपरा अपनाई गई और निर्वाह की गई उसे चारण साहित्य कहा जाता है। यह राजस्थान की क्षेत्रीय परंपरा है जिसे जोधपुर के राजा उदय सिंह द्वारा अनदेखी कर दी गई। चरणों पर अंकुश लगाया गया जिस पर मुगल बादशाह अकबर से शिकायत की गई। अकबर ने इनकी शिकायत अनसुनी करके राजा उदय सिंह को मोटा राजा या महान राजा कहा था। नेक्स्ट आते हैं, मध्यकालीन भारत में विभिन्न मतों के लोगों के बीच पारंपरिक सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। मुगल शासक अमीर एक ब्राह्मण तपस्वी और वैदिक विचारों के प्रतिपादक जगद रूप गोसाई के साथ चर्चा किया करते हैं। वे उनके वेदांत के ज्ञान से प्रभावित थे जिसे सूफीवाद के समान माना गया है। निम्नलिखित में से कौन जगत गुरु गोसाई से मिले थे? तो जगत गुरु गोसाई से मिले थे अकबर, जहांगीर और मिर्जा अजीत कोखा। लोक संस्कृति एवं समाज व्यवहार के क्षेत्र में हिंदू मुसलमानों के बीच विस्तृत स्थायी आदान प्रदान संभव हुआ। 6ठी शताब्दी में बादशाह अकबर ने मुगल सत्ता सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उदारवादी विचारधारा अपनाई जिसकी परिणति उसकी निजी धार्मिक आस्था से हुई जिसे तौहीद ए इलाही कहा गया। वेदांत और सूफीवाद में एकांतवाद और दर्शनीयता के कारण एक रूपता पाई गई, इसलिए अकबर इससे प्रभावित थे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित मुगल शासकों जिन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शासन किया को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएंगे, सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, दूसरे हैं जहांदर शाह, उसके बाद आते हैं फर्रुखशेर और उसके बाद आते हैं रफीउल दर्जात। पहले हैं बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदर शाह, नेक्स्ट फर्रुखशेर, फिर आते हैं रफीउल दर्जात। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात निम्न शासकों ने शासन किया: बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुखशेर। फर्रुखशेर की हत्या के बाद मोहम्मद शाह के बीच सैयद बंधुओं ने रफीउल दर्जात, रफीउद्दौला, रफीउल दर्जात को मुगल बादशाह बनाया। मोहम्मद शाह और अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जाफर था जो कि 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मार्को पोलो के निम्नलिखित विवरण को पढ़िए और इसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जहाज अरब सागर में चलने वाले निम्न तकनीकी स्तर के थे और इनमें से अनेक लापता हो जाते थे क्योंकि उन्हें बांधने के लिए उनके पास लोहे की कड़ी नहीं थी और वे केवल भारतीय नारियल के तुष से बनी रस्सी से एक साथ सिले हुए थे। वे इस तुष को तब तक काटते थे जब तक कि वह घोड़ों के बाल की भांति नहीं हो जाती और इससे वे रस्सी बुनते थे जिससे जहाजों के तख्तों को सिलते थे और मजबूत रहता था और समुद्र के पानी में इसमें जंग नहीं लगती थी, किंतु यह तूफान के खप्पेड़ों की भांति नहीं सह सकते थे। जहाजों पर डामर नहीं लग सकते थे अपितु इस पर मछली का तेल लगाया जाता था। इसमें रसतूल पतवार पाल थे जिसमें कोई नौतल नहीं थे, किंतु जब माल लादे जाते थे तो इन्हें ढांकने के लिए केवल एक आवरण था। यह आवरण चमड़े का होता था और इस चमड़े के ऊपर से घोड़े रहते थे। इन्होंने वे हरमुज से भारत में बिक्री के लिए लेकर आते थे। कील
बनाने के लिए उनके पास लोहा नहीं था और यही कारण है कि वे अपने जहाज निर्माण में केवल लकड़ी की कील का प्रयोग करते थे और इसके बाद ताकियों को रस्सी से सिल दिया जाता था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसलिए इन जहाज़ों पर समुद्र यात्रा पर जाना जोखिम भरा कार्य था और इसमें से अनेक लापता हो जाते थे, क्योंकि भारत के समुद्र में तूफान बहुधा भयानक होते हैं। ये विवरण दिया गया है मार्को पोलो का। अब हम इससे संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। पहला आता है, भारत जहाज़ों में तखों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? तो इसको कहा जाता था गुर्व तकनीक। क्या कहा जाता था? गुर्व तकनीक कहा गया है। मार्को पोलो के अनुसार भारतीय जहाजयानों में तख्तों को आपस में जोड़ने के लिए लोहे की कील की जगह नारियल के तुष से बनी हुई एक रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था। इस तुष की रस्सी को तब तक कूटा जाता था जब तक कि वह एक घोड़े के बाल के समान नहीं हो जाती। जलयानों के तल को जोड़ने की इस तकनीक को रिवेटिंग या टंग या ग्रुप तकनीक कहा जाता था। नेक्स्ट आते हैं, मार्को पोलो के अनुसार भारतीय जहाज़ों में सामान्यतः कितने मस्तूल होते हैं? कितने मस्तूल होते थे? सिर्फ एक मस्तूल होता था। भारतीय जहाज को चलाने के लिए एकल परिवार तकनीक का प्रयोग किया जाता था। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जहाज़ों में या जलयानों में केवल मस्तूल, पटवार या पाल होते थे। नेक्स्ट आते हैं, मार्को पोलो जब यह शिकायत करता है कि भारतीय जहाज़ों में जब माल लादे जाते हैं तो उन्हें ढांकने के लिए केवल एक आवरण होता है, तो यह निम्नलिखित में से इसकी नहीं होने की शिकायत करता है, तो वह नौतल के ना होने की बात करता है। मार्को पोलो इस बात की शिकायत करता है कि जहाजयान पर माल लादने एवं सुरक्षित रखने के लिए नौतल तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता था, जबकि उनकी जहाज एक आवरण का प्रयोग करती थी जो कि चमड़े का बना होता था। नेक्स्ट आते हैं, मार्को पोलो लोहे की कील नहीं होने की शिकायत करता है। निम्नलिखित 7वीं शताब्दी के किस यात्री ने भी स्क्रू के ग्रेवों को काटने में खराद के प्रयोग की अनुपस्थिति की शिकायत की थी? तो ये की गई थी थीवनों के द्वारा। मार्को पोलो की तरह थीवेनॉट ने भी आलोचना की है कि भारतीय लोहे की कील बनाने के लिए खुराद मशीनों के द्वारा ग्रीव तकनीक जानकारी नहीं थी, लेकिन इसीलिए भारतीय जलयान यूरोपीय जहाजयानों की तरह तकनीकी रूप से परिष्कृत नहीं थी। जेम्स मिल, उनके उपयोगितावाद के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। उपयोगितावादी होने के नाते जेम्स मिल संस्कृत और फारसी विद्या के दृढ़ समर्थक थे, तो पहला गलत हो जाएगा। जेम्स मिल का मत है कि पाश्चात्यता पाश्चात्य अधिनायकवाद के क्षय के उन्मूलन में सहायता करने के बजाय उनको जारी रखने के दोषी थे, तो ये सही हो जाएगा। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को लिखकर भारतीय इतिहास का सांप्रदायिक आधार पर वर्गीकरण किया है, ये भी सही है। मिल ने भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के कानूनी समाधान का प्रयास किया है, तो ये भी सही है। स्कॉटिश इतिहासकार एवं अर्थशास्त्री जेम्स मिल उपयोगितावाद या उदारवाद के समर्थक थे। हालांकि इन्होंने ब्रिटिश सत्ता के लोगों को सभ्य बनाने का प्रचार का समर्थन किया है। ये विश्वास दिलाते हैं कि न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक समस्याओं का अंत मात्र यूरोपीय सभ्यता के माध्यम से किया जा सकता है। भारतीय इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। तो पहला आता है, जहां तक राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के संबंध हैं, आर पामदत्त और AR देसाई ने इस विचारधारा की आधारशिला रखी है, लेकिन अन्य ने बाद के वर्षों में इसको विकसित किया था, तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वे राष्ट्रीय आंदोलन को एक संरचनात्मक बुर्जुआ आंदोलन के रूप में देखने को प्रवृत्त होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। वे राष्ट्रीय आंदोलन की वर्गीय प्रकृति की व्याख्या उनके
के संघर्ष के रूपों, उनके रणनीतिक रूप से पीछे हटने और समझौते के अर्थों में करते हैं तो ये भी सही हो जाएगा। इनका मानना है कि वित्तीय संसाधनों तक पहुंच राष्ट्रीय राजनीति के पथ एवं दिशा को प्रभावित करने की सक्षमता को निर्धारित नहीं करती तो ये गलत हो जाएगा। मार्क्सवादी विचारधारा सामाजिक वर्ग एवं आर्थिक व्यवस्था के प्रचलित दर्शन पर आधारित है। मार्क्सवाद ने समाज को शोषक और शोषित दो वर्गों में माना है। इनके अनुसार साधन संपन्न वर्ग द्वारा संसाधनों पर एकाधिकार इसका कारण है, अर्थात राष्ट्रीय राजनीति की दिशा में आम और शोषित वर्गों की उत्पादन की संशोधन तक पहुंचना आवश्यक है। ये आंदोलन की दिशा और पक्ष को प्रभावित करने की क्षमता को जोड़ा है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनकी स्थापना के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए जो उत्तर है उसका सही क्रम बताइए। सबसे पहले स्थापित किया जाता है पूना सार्वजनिक सभा, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है सेकंड नंबर पर। तीसरे पर आते हैं द मद्रास महाजन सभा और चौथे बनती है द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में स्थापित की जाती है एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को की जाती है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। द मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई है एम.बी. राघवाचारी और जी. सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई है फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। देखो, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई है 1870 में, किसने की है? एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना उसके 6 साल बाद 26 जुलाई 1876 में हुई सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की। द मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई है एम.वी. राघवाचारी और सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई है फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानते हैं? तो राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत मानते हैं 1857 को पी.सी. जोशी। किसने माना है? पी.सी. जोशी ने माना है। पी.सी. जोशी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव और प्रारंभिक कम्युनिस्टों में से एक थे। 1829 में एम.एन. जोशी के नेतृत्व में मजदूर आंदोलन को एक नई दिशा दी जिससे अर्थवाद की प्रवृत्ति पनपी। हालांकि इन्होंने यह माना कि राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत 1857 का विद्रोह है। राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत क्या है? 1857 की क्रांति। पी.सी. जोशी ने कहा है, मतलब जोश दे दिया। नेक्स्ट आते हैं बल्लभाचार्य के अनुयायी 1862 से 1863 में किसके विरुद्ध द महाराज लाइवल केस दायर किया गया था? तो ये हो जाएंगे कृष्णदास मूलजी के विरुद्ध। द महाराज लाइवल केस दायर किया गया था कृष्णदास मूलजी ने। महाराज लाइवल केस 1861 से 1862 में ब्रिटिश काल में बॉम्बे हाई कोर्ट में चलाया गया, जिससे जदुनाथ जी ब्रजरतन जी महाराज ने ये मुकदमा एक सुधारक और एक पत्रकार कृष्णदास मूल जी के विरुद्ध सत्यशोधक नामक समाचार पत्र में लेख के आधार पर किया था। नेक्स्ट आते हैं प्रार्थना समाज के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है बताइए। प्रार्थना समाज यह आस्था कि ईश्वर एक है और इसका कोई रूप नहीं होता, तो ये सही है। मनुष्य की जातियों के उन्मूलन और विश्व बंधु में विश्वास करते थे प्रार्थना समाज वाले, ये सही है। हिंदू समाज से एक भिन्न संप्रदाय बनाने विश्वास रखते थे, नहीं रखते थे, ये गलत हो जाएगा। समाज प्रगति के आधार के रूप में मध्ययुगीन संतों की कृति को अंगीकार करने विश्वास करते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इनका एकेश्वरवाद में गहरा विश्वास था। इन्होंने बाल विवाह
पर्दा प्रथा, बहु विवाह एवं जाति पाति का विरोध किया था। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया। इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई। प्रार्थना समाज के सिद्धांतों के विषय के रूप में सामाजिक प्रगति के आधार पर मध्ययुगीन संतों की कृतियों को अंगीकार करने में विश्वास करते थे। नेक्स्ट आता है आदिवासी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताइए। लॉर्ड लिटिन की नस्ल भेदभाव की नीति के कारण वासुदेव बलवंत फड़के का सशस्त्र विद्रोह 1876 से 77 में तेजी से भड़का, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, राजमहल की पहाड़ियों के संथालों ने 1855 में विद्रोह किया क्योंकि वे स्वराज अधिकारों के दुर्व्यवहार एवं पुलिस, जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों से तंग आ गए थे, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। दूसरा, असम के आहोम अभिजात वर्ग के द्वारा 1828 में विद्रोह किया गया क्योंकि ब्रिटिश सत्ता ने बर्मा युद्ध के बाद हटने के वादे पूरे नहीं किए थे, तो ये भी सही हो जाएगा। ओखा मंडल के बघेराओं ने 1818 से 1819 में विद्रोह किया क्योंकि ब्रिटिश सरकार की सहायता से बड़ौदा के गायकवाड़ शासकों ने बलपूर्वक वसूली की थी, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका आंसर ए था क्योंकि आदि क्रांतिकारी के उपनाम से मशहूर वासुदेव बलवंत फड़के किसानों के दयनीय दशा से विचलित थे। वे स्वराज को ही इसका एक प्रमुख उपाय मानते थे। इन्होंने महाराष्ट्र की कोल, भील आदि जनजातियों को एकत्रित करके रमोसी नामक एक क्रांतिकारी संगठन किया। अंत में भूमि अनुदान के द्वारा इस विद्रोह को रोका गया, परंतु तब तक फड़के ब्रिटिश अत्याचार के शिकार हो चुके थे। इसमें लॉर्ड लिटिन की नस्लवादी नीति का की कोई भूमिका नहीं थी। इसमें नीचे दिए गए कथन कारण बताइए। कथन कहता है 1891 तक साम्राज्यिक एवं प्रांतीय विधान परिषद के पूर्ण रूपेण मनोनीत निकाय होने के बावजूद उनके पास बजट पर चर्चा एवं प्रश्न पूछने के संवैधानिक अधिकार थे, तो ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, एल्बर्ट विधेयक से उठा तूफान सर्वाधिक उग्र था, लेकिन किसी भी प्रकार से गोरों के नस्लवाद की एकमात्र अभिव्यक्ति नहीं था, तो ये सही हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय आंदोलन के फलस्वरूप कुछ अधिकार देने के लिए बनाया गया था, परंतु इसमें केवल भारतीय विधान परिषदों की शक्ति, कार्य और रचना की थी। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अंग निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना था। इसी प्रकार एल्बर्ट विधेयक से जो तूफान उठा था उसे ना ही गोरों के नस्लवाद की अभिव्यक्ति थी और ना ही आगे आने वाले अधिनियम में कोई रुकावट देता है। किस अधिनियम के तहत ICS के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी, तो ये है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, और 1921 में इसको आयोजित किया गया था। तो यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक विधान जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय मॉन्टेग्यू भारत के सचिव और चेम्सफोर्ड वहां के वायसराय थे। इसे भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता उत्तरदायी शासन की प्रगति थी। भारत शासन अधिनियम 1919 की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे ICS के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की जाएगी। दूसरा, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। तीसरा, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, और चौथा, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं भारतीय इतिहास के लेखन के प्रति साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें एक ही सही है, जो कि है साम्राज्यवादी लेखकों का मानना है कि भारत एक राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया है, तो ये सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास के लेखन के प्रति साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का मत है कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का विशेषतः काल एवं तिथि क्रम का बोध नहीं था। इन्होंने यह भी कहा है कि भारत के लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहते हैं
और वे आध्यात्मिक एवं पारलौकिक समस्याओं में डूबे रहते हैं और यह लौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते। जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का भारी कुचक्र माना गया है। साम्राज्यवादी लेखकों का मानना है कि भारतवासियों को ना तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था और ना ही किसी प्रकार के स्वशासन का अनुभव। नेक्स्ट आते हैं भारत में किसान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है वो बताइए। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन करते हैं तो पहला सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट द्वारा 1938 में उत्कल किसान संघ की स्थापना की गई थी तो ये गलत है, दूसरा गलत है, पहला सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कार्यकर्ता MNG रंगा ने 1333 से 34 में आंध्र में अनेक किसान मार्च आयोजित किए और जमींदारी के उन्मूलन की मांग की थी तो तीसरा सही हो जाएगा। 1935 में NG रंगा और EMS नंबूदीपाद ने मद्रास प्रेसिडेंसी में किसान आंदोलन के प्रसार का प्रयास किया और साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ प्रेजेंट्स एंड एग्रीकल्चर लेबर का गठन किया तो ये भी सही हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी दल भारत का एक राजनीतिक दल था जो कि 1934 में कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचार के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय शक्तियों का संयुक्त मोर्चा न रहकर एक राजनीतिक दल बन गया। अतः अंततः स्वायत्त और संगठित दलों को कांग्रेस से निकलना पड़ा और इसमें कांग्रेस जो समाजवादी दल है वो भी था। इसने कांग्रेस शब्द का अपने नाम से हटा दिया और प्रजा सोशलिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई। अंततः 1965 में वाराणसी अधिवेशन में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अलग रहकर सोशलिस्ट पार्टी बना। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से बनाइए। नारीवाद और उनसे संबंधित कृति बताइए। तो पहले आते हैं मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। इनने क्राफ्ट बनाए थे, है ना, तो इनकी है वेडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन्स। नेक्स्ट आते हैं ताराबाई शिंदे, इनके द्वारा लिखी गई है स्त्री पुरुष तुलना। और पंडित रमाबाई, इनके द्वारा लिखी गई है द हाई कास्ट हिंदू विमेंस। और मिलिसेंट गेरेट फॉरसेट के द्वारा लिखी गई है विमेंस सफेज मूवमेंट। तो वुमेन सफेज मूवमेंट किनके द्वारा लिखा गया है? मिलिसेंट गेरेट फॉरसेट के द्वारा। पहले आते हैं मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, स्टोन से इन्होंने क्या बनाया है? वेडिकेशंस ऑफ द राइट ऑफ वुमेन्स। नेक्स्ट आते हैं ताराबाई शिंदे, इनके द्वारा स्त्री पुरुष तुलना लिखी गई है। पंडित रमाबाई के द्वारा द हाई कास्ट हिंदू विमेंस की रचना की गई है। और मिलिसेट गेरेट फॉरसेट के द्वारा लिखी गई है विमेंस सफेज मूवमेंट। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के स्थान और वर्ष को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा बॉम्बे 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर यह बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। प्रारंभ में यह पुणे में होना था, परंतु प्लेग फैलने के कारण इसका स्थान मुंबई कर दिया गया। कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित प्रबोधनकालीन दार्शनिकों में से कौन इस समूह में सम्मिलित नहीं थे? तो पहले आते हैं एडमंड बर्क, इसके अंतर्गत शामिल नहीं थे, जबकि डेनिस दिदोरे थे।
एडवर्ड गिब्बन थे और डेविड हुम थे। डेविड दिदोरे धीरे धीरे से जा रहे थे, घूमते घूमते और गोल गोल, तो गिब्बन हुम जा रहे थे, दिदोरे जा रहे थे। एडविन वर्क ब्रिटिश काल के एक अंग्रेजी प्रशासक हैं। इन्होंने जिन्हें वॉरेन हेस्टिंग का महाभियोग का मुकदमा दायर किया था। इसने हेस्टिंग को चूहा और नेवला इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, किसने कहा था भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका जाने से पहले खेतड़ी के राजा के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया था। फरवरी 1896 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया और भारतीय धर्म एवं दर्शन में प्रचार हेतु गए। पेरिस में 1900 में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया था। इनका मानना था कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। इन्होंने शिक्षित समुदाय के लिए कहा था, मैं ऐसे शिक्षित लोगों को दोषी मानता हूं जो गरीब और भूखी जनता के पैसे से पढ़कर ही उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। इन्हीं सब कारणों से उन्हें 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित पत्रिकाओं समाचार पत्रों में से कौन सा समाचार पत्रिका वी.आर. अम्बेडकर से संबंधित नहीं है? तो वी.आर. अम्बेडकर से संबंधित नहीं थी जागृति, बल्कि मूक नायक थी, जनता भी थी और बहिष्कार भारत भी था। भीमराव जी अम्बेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से लोकप्रिय हुए भारतीय बहुज विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। भारतीय संविधान के जनक, भारत गणराज्य के निर्माता। इन्होंने 5 मराठी पत्रिकाओं का संपादन किया था। इनमें मूक नायक 1920 में, जनता 1930 में, बहिष्कार भारत 1927 में, समता 1928 में, प्रबुद्ध भारत 1954 में सम्मिलित है। तो पहले आते हैं मूक नायक 1920 में, फिर जनता 1930 में, बहिष्कार भारत 1927 में और समता 1928 में, प्रबुद्ध भारत 1954 में। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल, डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी नामक संगठनों का निर्माण किया था। इन्होंने क्या क्या? इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल और डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी नामक संगठनों का निर्माण किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसमें श्रीपाद अमृत डांगे साथ नहीं आते, बल्कि अच्युत पटवर्धन थे, नरेंद्र देव थे और जयप्रकाश नारायण थे। लेकिन श्रीपाद अमृत डांगे इसके अंतर्गत नहीं थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। कांग्रेस की गैर प्रगतिशील नीतियों से असंतुष्ट होकर जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन कुमार वर्मा और अन्य लोगों ने बिहार समाजवादी दल की नींव डाली। 1933 में प्रोफेसर ब्रजलाल के नेतृत्व में पंजाब समाजवादी दल का भी गठन किया गया। अंततः 1934 में मुंबई में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। इस पार्टी की स्थापना में अन्य सहयोगी सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव, राजा राम मनोहर लोहिया, मीनू मशानी, गंगा शरण सिंह। कौन कौन से सदस्य थे इनके? पहले तो आते हैं हमारे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, फिर उनके साथ अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, मीनू मशानी और गंगा शरण सिंह। निम्नलिखित में से कौन मार्क्स
पूर्व समाजवादी समूह से संबंधित सदस्य नहीं है। तो मार्क्स पूर्व समाजवादी समूह में शामिल नहीं थे कौन? डेनिस दिदेरो, जबकि रॉबर्ट ओवेन थे, चार्ल्स फोरिये थे और लुईस ब्ला थे। ये सब कौन थे? समाजवादी समूह से संबंधित थे। फ्रांस के मशहूर दार्शनिक डेविस दिदोरो 18वीं सदी के कला विशेषज्ञ और लेखक भी रहे हैं। 1746 में दिदोरो ने अपना प्रथम लेख फिलोसॉफिकल थॉट्स प्रकाशित किया था, जो कि एक पुस्तक के रूप में था। इन्होंने चर्च का आलोचनात्मक विश्लेषण भी किया था। शेष सभी 19वीं शताब्दी के मार्क्स पूर्व समाजवाद समूह से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस कथन का लेखकीय श्रेय गलत तरीके से दिया जाता है? पहला, व्यक्ति को मारना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रहे। आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारत स्वतंत्र और गौरव प्राप्त कर सके, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो पहला सही है। मध्य रात्रि के घंटे की दस्तक पर जब विश्व सो रहा होगा तो भारत प्रकाश और स्वतंत्रता के साथ जागेगा, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1920 में प्रारंभ हुआ संघर्ष मर मिटने का संघर्ष है, चाहे यह एक माह का या एक वर्ष या अनेक महीनों या अनेक वर्षों में समाप्त हो, चित्तरंजन दास ने नहीं कहा था। अंतिम युद्ध शीघ्र ही प्रारंभ होगा, इसका परिणाम निर्णायक होगा। हमें इस संघर्ष में भाग लिया है और हमें यह करने पर गर्व है। यह भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के द्वारा कहा गया था। तो ये भी सही है, सी गलत है। चित्तरंजन दास कांग्रेस एवं महात्मा गांधी के विचारों के समर्थक थे, किंतु 1920 में इन्होंने स्वीकार किया था कि इन नीतियों से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात इन्होंने विधानसभाओं में प्रवेश कर ब्रिटिश सत्ता से असहयोग करने की नीति अपनाने की घोषणा की, जिसके लिए उन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी गठित की। वे इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। 1920 में प्रारंभ हुआ इस संघर्ष मर मिटने का संघर्ष है, चाहे यह एक माह, एक वर्ष या अनेक वर्षों तक समाप्त हो, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित नहीं था? जिसमें शौकत उस्मानी नहीं थे, बल्कि रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और अशरफुल्लाह खान थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी 9 अगस्त 1925 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके काकोरी संयंत्र कांड में मुकदमा चलाया गया। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशरफुल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी, इलाहाबाद और गोलकोंडा में फांसी दे दी गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद को आजीवन पुलिस खोजती रह गई। नेक्स्ट आते हैं, नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो इनका नाम है रानी गौडिन्यलू। रानी गौडिन्यलू ने भारत की स्वतंत्रता के लिए नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान ही वीरतापूर्वक कार्य करने के लिए इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। वे भारत की नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक मैत्री थी। इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और छापामार युद्ध एवं शस्त्र आंदोलन में निपुण थी। इन्होंने विद्रोह के दौरान एक बड़ा किला बनाने का निश्चय किया, जिसमें उनके 4000 नागा साथी रह सके। इस पर काम चल रहा था कि 27 अप्रैल 1932 को अंग्रेजों की सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया। गौडिन्यलू गिरफ्तार कर ली गई और उन पर मुकदमा चलाया गया। आजीवन कारावास की सजा हुई। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें जेल से बाहर कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें नागाओं की रानी कहा था। नेक्स्ट आती है, निम्नलिखित में से 100 एकड़ भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान दी थी। इससे भावे भूमि
भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुए थे। तो किन्होंने इनको भूमि दान की थी? तो ये थे विदेरे रामचंद्र रेड्डी। विदेरे रामचंद्र रेड्डी ने इनको भूमिदान दिया था। 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली ग्राम में विदेरे रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि को विनोबा भावे को दान दे दिया था। इसी से प्रेरित होकर इन्होंने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया, जो कि शैक्षिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी नियमों के जारी नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। 20वीं सदी के 5वें दशक में भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए विनोबा भावे ने गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्य एवं ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाए। इन्हें सर्वोदय समाज की स्थापना की और यह रचनात्मक कार्यकर्ता का अखिल भारतीय संघ था। इसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। नेक्स्ट आते हैं भारत के कार्य की प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इसको प्रभावित नहीं किया था? तो ये हो जाएंगे चार्ल्स वेडलॉक ने इनको प्रभावित नहीं किया था, जबकि रस्किन के द्वारा और थोरू के द्वारा, डेविड थोरू और लियो टॉलस्टॉय के द्वारा गांधी जी को प्रभावित किया गया था। गांधी जी के 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां पहुंचने पर इन्हें दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किए जाने वाले कटु व्यवहार का अनुभव हुआ। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सन 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। इन्होंने भगवद गीता, रस्किन, डेविड थोरू, लियो टॉलस्टॉय के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और उनसे प्रेरणा प्राप्त की। भगवद गीता की तो उन्होंने टीका भी की है। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1909 में लिखित अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की व्याख्या भी की थी। नेक्स्ट आते हैं, किसने निम्नलिखित शब्द कहे हैं? विश्वविद्यालय मानवतावाद, सहिष्णुता, विवेक, बुद्धि, विचारों के साहस एवं सत्य की खोज का प्रतीक है। यह सदैव उच्चतर लक्ष्यों की दिशा में मानव जाति के अग्रवर्ती मार्च का प्रतीक है। यदि विश्वविद्यालय अपने कर्तव्य पर्याप्त ढंग से निभाते हैं तो यह राष्ट्र और जनता के लिए शुभ है। ये कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और महात्मा गांधी के संरक्षक थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे। इन्होंने 1947 में भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 में अपने निधन तक शासन किया। वे आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय राज्य, एक संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के वास्तुकार माने जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है और इन्होंने विश्वविद्यालय को सत्य की खोज का प्रतीक माना है। यह कहा कि यदि वे अपने कर्तव्यों को पर्याप्त ढंग से निभाते हैं तो यह राष्ट्र और जनता के लिए शुभ माने जाएंगे। नीचे दिए गए वक्तव्य बताइए। कथन कहता है कि इतिहासकारों को वर्तमान और अतीत में प्रचलित नैतिक विचारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो ये सही है। दूसरा, इतिहास लेखन के विरूपणीकरण में जानबूझकर और बौद्धिक उपेक्षा का एक तथ्य होता है जिसमें निष्कपट गलत व्याख्या या मिथ्याबोध को दूर रखना जाता है। तो ये भी सही है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता। इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता एक महत्वपूर्ण तथ्य है और इसका इतिहासकार के लिए आवश्यक है कि किसी भी घटना को उसी काल और परिस्थिति के अनुसार विश्लेषित किया जाए। अतः प्रथम कथन सही है। वही वस्तुनिष्ठता के अभाव में इतिहास लेखन में स्वयं के विचारों से प्रभावित होकर व्याख्या की जाती है, जिसमें जानबूझकर विभिन्न बौद्धिक स्तर पर व्याख्या की जाती है। प्रथम और द्वितीय कथन दोनों ही सही है, किंतु
दोनों विरोधाभासी हैं। नेक्स्ट आते हैं लेखक और उनसे संबंधित पुस्तक बतानी है। डेविड आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है साइंस टेक्नोलॉजी मेडिसिन इन कॉलोनियल इंडिया। नेक्स्ट आते हैं स्टैनली वालपट के द्वारा लिखी गई है इन गांधीज फैशन। डेविड क्राफ्ट के द्वारा लिखा गया है ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म एंड द बंगाल रेनेसांस। और दीपेश चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है प्रोवेंशलाइज इन यूरोप पोस्ट कॉलोनियल थ्रेट, इनके द्वारा लिखा गया है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम इनको करते हैं याद। पहले आते हैं डेविड ओर्नोल्ड। नटवट कहाँ होते हैं? साइंस में होते हैं, टेक्नोलॉजी में होते हैं, और हमारी जो मेडिसिन होती है वो भी नट की जैसे होती है। तो डेविड ओर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन इन कॉलोनियल इंडिया। नेक्स्ट आते हैं स्टैनली वालपट, मतलब बाल गांधी जी की उड़ गए थे, क्यों? उनके फैशन के कारण, तो गांधीज फैशन। नेक्स्ट आते हैं डेविड क्राफ्ट। इन्होंने कुछ रेनेसा वगैरह लिखा है, तो पूरा क्राफ्ट बता दिया। ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म एंड द बंगाल रेनेसांस। नेक्स्ट आते हैं दीपेश चक्रवर्ती। इसमें प्रोवेंशलाइजिंग यूरोप पोस्ट कॉलोनियल थ्रेट एंड हिस्टोरिकल डिफरेंस, इनके द्वारा लिखा गया है चक्रवर्ती के द्वारा। इन्होंने बताया है कि जो कॉलोनियल थ्रेट था वो चक्र के जैसा था और हिस्टोरिकल डिफरेंस में दिखता है, तो ये सब दीपेश चक्रवर्ती के द्वारा कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शीघ्र स्वतंत्र होने वाले भारत में आर्थिक विकास की नीति निर्धारित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की थी? तो ये 1938 में स्थापित की गई थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में 51वें कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया तथा नियोजन समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इस अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील संधि के अंतर्गत नहीं आता? तो एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता की पारस्परिक आदर करेंगे, तो ये सही था। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों को साझा ना करना, ये गलत हो जाएगा। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप रहेंगे, सही है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रहेगा, तो ये भी सही है। नेहरू जी की विदेशी नीतियों का मूल आधार पंचशील समझौता था। पंचशील का समझौता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत भारत और तिब्बत के बीच व्यापार एवं परस्पर व्यवहार से संबंधित है। 29 अप्रैल 1954 ईस्वी की भारत चीन संधि में औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया। यह पंचशील समझौता निम्नलिखित 5 सिद्धांतों पर आधारित है। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं प्रभुसत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान से, पारस्परिक अनाक्रमण का आश्वासन से, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने से, समता एवं परस्पर लाभ से और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से। नेक्स्ट आते हैं लेखक और कृति बताइए। जूडिथ एम ब्राउन के द्वारा लिखी गई गांधी प्रिजनर ऑफ होप। नेक्स्ट मुशीरुल हसन के द्वारा लिखा गया है इंडियाज पार्टीशन, प्रोसेस, स्ट्रेटजी एंड मोबिलाइजेशन। डेविड ए लॉ के द्वारा लिखा गया है ब्रिटेन एंड इंडियन नेशनलिज्म, द इम्पेट ऑफ इम्यूनिटी। डी रोदरमंड के द्वारा लिखा गया है द फेजेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो देखो जूडिश एम ब्राउन के द्वारा लिखा गया है। देखो गांधी जी को प्रिजनर बना के रखा गया है और बोल रहे हैं देखो मतलब सिर्फ याद करने की ट्रिक है, इसको मतलब कोई दिल विल पे मत लेना।
ब्राउन मैन को प्रिजनर बना के रखा है। तो गांधी जी प्रिजनर ऑफ होप किसके द्वारा लिखी गई है? जूडिस एम ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं मुशीरुल हसन, मतलब कोई भी रूल नहीं थे इंडिया पार्टीशन के, ना प्रोसेस थी, ना स्ट्रेटेजी, ना वो मोबिलाइजेशन था, कोई रूल नहीं था। तो मुशीरुल हसन के द्वारा लिखा गया है इंडिया पार्टीशन प्रोसेस, स्ट्रेटेजी एंड मोबिलाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं डेविड अल्ला। ला मतलब क्या एम्बिग्यूट हुआ है नेशनलिज्म, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो देखा है, ब्रिटिश एंड इंडियन नेशनलिज्म पर। द इम्पैक्ट एंड एम्बिग्यूटी द रोदरमैंड के द्वारा लिखा गया है। तो रोड पे हर फेज में बता रहे हैं द फेजेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म डी रोदरमैंड के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं निम्न गद्यांशों को पढ़िए और उसके बाद के दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ से ही नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए उत्साही था, इसलिए राष्ट्रवादियों ने प्रेम, बोलने और सभा करने की स्वतंत्रता और अन्य नागरिक स्वतंत्रताओं पर औपनिवेशिक शासन के प्रहार के विरुद्ध संघर्ष किया। जवाहरलाल नेहरू संभवतः नागरिक स्वतंत्रताओं के सर्वाधिक दृढ़ पैरोकार थे। इन्होंने इन स्वतंत्रताओं को उतना ही अधिक महत्व दिया है जितना कि आर्थिक समानता, समाजवाद को। इन्होंने 1931 में कराची कांग्रेस के मौलिक अधिकारों के बारे में पारित प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इस प्रस्ताव में भाषण, प्रेस के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। धर्मनिरपेक्षता को आरंभ से ही राष्ट्रवादी विचारधारा का एक मूल घटक बनाया गया। हिंदू मुस्लिम एकता पर भावी बल दिया गया। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट रूप से समझाया गया कि क्षेत्रीय, धार्मिक, जातिगत, निर्जातीय एवं भाषाई विभिन्नताओं को अंगीकार करते हुए एक राष्ट्र के रूप में भारतीय जनता को एकता के सूत्र में बांधने का उद्देश्य प्राप्त होगा। 1921 में भाषाई आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रांतीय एवं क्षेत्रीय समिति को गठित कर भिन्न भिन्न भाषाई समूह की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को अंगीकार किया गया, न कि ब्रिटेन निर्मित बहुभाषीय प्रांतों के आधार पर। अपने प्रारंभिक आचरणों से भारतीय राष्ट्रवादियों ने लगभग सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि देश के पूरे आर्थिक रूपांतरण का लक्ष्य आधुनिक औद्योगिक और कृषि संबंधी विकास हो, जिससे देशी पूंजी से मुक्त होने के आधार पर भारत को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाए। स्वदेशी पूंजीगत सामानों का निर्माण हो, स्वतंत्र भारत और प्रौद्योगिकी के विकास की आधारशिला रखी जाए। अंग्रेजों ने भारतीयों को नागरिक स्वतंत्रता क्यों नहीं दी? क्योंकि भारतीय इसके योग्य नहीं थे। हैं? पहले ही सही है भैया। भारत के आर्थिक शोषण के लिए, सांस्कृतिक शिष्टता जताने के लिए, और क्योंकि भारतीय शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए थे, नहीं बल्कि इसके योग्य नहीं थी, इसलिए नहीं दी थी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को नागरिक स्वतंत्रता इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि इनका मानना था कि भारतीय शिशु मानसिकता वाले अयोग्य लोग हैं। निम्नलिखित में से किसने नेहरू का विश्वास नहीं था? किसमें नेहरू जी विश्वास नहीं करते थे? प्रेस की स्वतंत्रता में करते थे, बोलने की स्वतंत्रता में करते थे, धर्मनिरपेक्ष में करते थे, लेकिन आर्थिक असमानता में विश्वास नहीं करते थे। जवाहरलाल नेहरू प्रारंभ में प्रगतिशील एवं आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें प्रेस की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष राज्य आदि के समर्थक थे। वे आर्थिक समानता के हिमायती थे, न कि आर्थिक असमानता के। नेक्स्ट आते हैं, एक राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने किसको एक अनिवार्य आवश्यक माना है? तो इन्होंने इनकी बहु सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के लिए अनिवार्य आवश्यकता मानी है। इनकी बहु सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण एक राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अनिवार्य आवश्यकता माना है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा किया था? तो इन्होंने संगठन में भारतीयों की सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना कर इन्होंने इसको आकांक्षाओं को पूरा किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संगठन में भारतीयों के
के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर भारतीय सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा किया था। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रवादियों द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की परोकारी नहीं की गई थी? तो इन्होंने बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी पूंजी को आमंत्रण नहीं माना था। इन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकी की समृद्धि मानी थी, भारत के औद्योगिकरण के लिए माना था और स्वदेशी पूंजीगत सामानों का निर्माण के लिए मानते थे। नेक्स्ट आते हैं इसी का विवरण। राष्ट्रवादियों द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजीपतियों को आमंत्रण के सिद्धांत की परोपकारी नहीं की गई थी। अब आता है हमारा जून 2019 का प्रश्न पत्र सेकंड। इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड